हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। तो स्वागत है आपका ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस का एग्जाम। ठीक है, पीजीटी एनवीएस पेपर। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ना। आपको इस एग्जाम में ये पता चल जाएगा कि लास्ट जो ईयर के एग्जाम आते हैं क्वेश्चन उसमें से कहाँ से लिए होते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से लिए होते हैं, कौन सा पार्ट हमें ज़्यादा अच्छे से करना या कौन सा पार्ट हम थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। हालांकि इसमें से जितने भी पार्ट आपके हैं, जितने भी पार्ट कौन से, आपका प्राचीन भारत है, एंशिएंट है, ठीक है, आपका मिडिवल है, मॉडर्न है और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है। सारे पार्ट में से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। एंशिएंट से भी, मेडिवल से भी, मॉडर्न से भी और वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देखते हैं कैसे पूछा गया है। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। वर्ड्स और संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता। मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आप जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये आपस में मैच करने हैं आपको। ठीक है, कौन सा युग्म आपस में मेल नहीं खाता, तो कौन सा 1540 कन्नौज का युद्ध। 1540 है, कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। तो ये राइट है। चित्तौड़ मतलब चित्तौड़ का पतन 1535 ईस्वी में। चित्तौड़ का जो पतन होता है 1535 में, मतलब दोबारा से सभी जौहर, ये सेकंड टाइम जौहर जब सुनने को मिलता है कि सेकंड टाइम जौहर मेवाड़ में कब हुआ था, तो 1535 में हुआ था। क्योंकि यहाँ का जो शासक था विक्रमादित्य वो काफी आलसी था और हुमायूं की नजर और बहुत पहले से जो है आपके मालवा के शासक बहादुर शाह की नजर इस पर थी। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया और इसका पतन कर दिया। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भी आप पढ़ते हो, किसको किसको पढ़ते हो? शेरशाह सूरी के बारे में और हुमायूं के बीच में ये चौसा का युद्ध भी होता है। तो तीनों राइट हैं। 1531 में दादर का युद्ध। दादर के युद्ध 1532 में भी ऑप्शन में लिखा होता है कहीं कहीं और 1531 में भी लिखा होता है, बट यह राइट जो आंसर माना गया है वो 1532 माना गया है, इसलिए 1531 को रॉन्ग माना गया है। तो कौन सा सही मेल नहीं खाता, तो राइट आंसर है आपका दादर का युद्ध। तो ये आपका रॉन्ग है, मतलब आंसर राइट है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा भाई? ये पूरा का पूरा आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने पूरा हुमायूं के बारे में पढ़ा होगा और पूरा शेरशाह के बारे में पढ़ा होगा। शेरशाह सूरी का जो पूरा टॉपिक पढ़ा होते हैं, हमको सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ना होगा। कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ कौन सा युद्ध कब होता है, 1539 में कौन सा होगा, 1540 में कौन सा होगा, किस युद्ध में कौन विजयी रहेगा, कौन हारेगा। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी एक सिस्टमेटिक, क्योंकि आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी इन तरह के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपको फैक्चुअल चीजें पढ़नी होती है, अच्छे से पूरा डिफाइन करके सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ना होता है। तो आप हर क्वेश्चन को देखोगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? भाई हर क्वेश्चन में नहीं वाली जो साउंड आई हुई है ना उसको ध्यान से देखना। नहीं जो पूछा हुआ ना, बस ये आपको एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक है, ये आप मत कर देना। नहीं तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं अभी हरियाणा में स्थित? देखिए, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली और रोपड़। मिताथल, राखीगढ़ी और बनवाली तीनों हरियाणा के अंदर है। ये हम पढ़ते हैं। राखीगढ़ी कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है? भारत में स्थित सबसे बड़ा अक्षेत्र राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, बनवाली में क्या मिला था? अभी बनवाली पे हल के साक्ष्य मिले थे, खिलौने वाले, मतलब खिलौना टाइप में हल बना रखा था, वो वाला साक्ष्य मिला था। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो सारी साइट हम पढ़ते हैं। हरियाणा में कौन सी पड़ती है, गुजरात में कौन सी है, राजस्थान में कौन सी है, जम्मू कश्मीर में कौन सी है। जब सारी साइट हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता तो चल ही जाएगा ऑब्वियसली कि कौन सी हरियाणा के अंदर नहीं है। तो कौन सी हरियाणा के अंदर नहीं है? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? रोपड़ आपकी पंजाब वाले एरिया में है। पंजाब वाला एरिया है, वहां पे रोपड़ है। आधुनिक नाम है जो इसका रूपनगर है। आधुनिक नाम है जो इसका रूपनगर।
वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला कि रोपड़ पंजाब में है और आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। स्वतंत्रता के बाद मिलने वाला पहला स्थल रोपड़ है। ठीक है, तो आंसर आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक पढ़ाया जाएगा या पढ़ते हो, उस टॉपिक में आपको सारी साइटें पढ़ाई जाती हैं, सारी साइट आप पढ़ते हो कि कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर है, कौन पाकिस्तान में कितनी है, अफगानिस्तान में कितनी है, जम्मू कश्मीर में कितनी है, अलग अलग उन साइटों को पढ़ते हो, क्योंकि पूरा एक डिटेल्स में हम पढ़ते हैं भी अफगानिस्तान के अंदर ये वाली साइट है, पाकिस्तान में ये वाली साइट है, जम्मू कश्मीर में ये है। तब हम सारी साइटों को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रोपड़ हरियाणा के अंदर स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वेटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए? अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अभी आपसे? क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। कहां से लिया गया? वर्ल्ड हिस्ट्री के धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन लिया गया है। तो समझिए इसको, हर क्वेश्चन का आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया है। लास्ट जो दोनों क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से था, एक क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत से था। किस टॉपिक से? एक हुमायूं और अकबर वाले टॉपिक से था और एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था। तो ये भी साथ में आपको टॉपिक भी पता चलते रहेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। वेटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजे पर, भाई दरवाजा है, उस पर 95 थीसिस 95 शोध पोस्ट किए, मतलब 95 बातें लिखी गई। क्या है ये भाई, क्या माजरा है, समझ लीजिए। किसने? ज्यूलिंगी, कैल्विन, मार्टिन लूथर, एरास्मस। चारों का संबंध धर्म सुधार आंदोलन से है। धर्म सुधार आंदोलन वो वाला टॉपिक है जिसमें धर्म सुधार मतलब चर्च था, जो रोम में चर्च की स्थापना हुई थी। रोम में चर्च की स्थापना हुई थी। चर्च का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था स्थापित करने का? कि जो भी ईसा मसीह के रूल रेगुलेशंस है या नियम है, एक ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को पहुंचाया जा सके, उनको अच्छा नैतिक मार्ग दिखाया जा सके। ईसा मसीह के बाद वो चीजें फॉलो कैसे होंगी, कैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या उनके विचार थे, तो उन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए चर्च की स्थापना की गई थी। चर्च की स्थापना, ठीक है। चर्च के अंदर क्या थे? पोप, पादरी वगैरह होते थे, जैसे हम मंदिर मस्जिद में देखते हैं पुजारी वगैरह होते हैं, तो पोप पादरी होते थे। उनका काम था कि धर्म को अच्छे मार्ग पर चलाना, लोगों को अच्छी नैतिक चीजों के बारे में बताना और ईसा मसीह के जो भी ज्ञान था, जो भी नॉलेज थी, उसको लोगों तक पहुंचाना। पर धीरे धीरे इस चर्च में बहुत सारा बुराइयां आने लगी, क्योंकि रोम बाइबल में लिखा था कि जो भिक्षु होते हैं, जो चर्च के लोग होते हैं, वो निजी संपत्ति ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, वो लोगों का भला करेंगे, बस इतना ही अपने खर्चे के लिए ही चीजें रखेंगे, ज्यादा उनको संपत्ति नहीं रखनी है। बट यहाँ जो चर्च में पादरी वगैरह थे, बहुत ज्यादा संपत्ति रखने लगे थे और आलीशान जिंदगी जीने लगे थे। होता ये है कि मार्टिन लूथर पहले इस धर्म को, जिसको कैथोलिक चर्च बोलते हैं, कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिक चर्च बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से इसकी रिस्पेक्ट करता था, इसको मानते भी थे। बट इनको पता चला इसके अंदर बहुत सारा बुराइयां आने लगी हैं और लगने लगा कि पाप मोचन पत्र चलने लगा था। पाप मोचन पत्र है कि आपने अगर कोई भी पाप किया है तो आप उसके बदले पैसा डाल सकते हो और पैसे से वो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना, आप हरिद्वार नहाया हो, वहां पे चले जाओ, आप पाप धुल जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने कहा आपने कुछ पाप किया है लाइफ में, तो आपके लिए एक पात्र बना दिया गया, जितना बड़ा मतलब पाप किया आप उतनी बड़ी रकम डाल दीजिए, इसमें चर्च के अंदर बना दिया गया। आप भगवान के पास आपका पैसा चला जाएगा और आप उससे मुक्ति मिल जाओगे। बट ये थी क्या, एक तरह से पैसा इकट्ठे करने की टेक्निक्स थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो ये चीज मार्टिन लूथर को पता चलती है, उसने इसकी काफी निंदा की। उन्होंने कहा ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है और कहीं भी ऐसी चीजें नहीं है, तो आपने इन चीजों को वापस करो, चर्च में सुधार करो, धर्म में सुधार करो। तो उसके लिए इसने आंदोलन चलाया था और अपना एक अलग जो चर्च की स्थापना की थी, प्रोटेस्ट चर्च इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने उसके खिलाफ, इस कैथोलिक चर्च और रोम के या इस चर्च के खिलाफ तो क्या किया था, 95 अपनी बातें लिखी थी कि भाई ये वाले पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ो, देखो, सोचो, समझो, बातों को आगे शुरू करो। तो बाद में ऐसा कहा जाता है, जो पुराने चर्च वाले, कैथोलिक चर्च वाले पोप पादरियों ने कहा कि आपने गलत किया, आप इसको वापस ले लो, पर इसने मना कर दिया, फिर आंदोलन को आगे बढ़ाया जैसे कैसे करके, तो वो चीजें फैलने लगी थी। तो मार्टिन लूथर ने ही दरवाजे पर 95 थीसिस स्टार्ट की थी। तो जब हम पूरा धर्म सुधार टॉपिक पढ़ते हैं तो हम अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, ये कौन थे? चारों का संबंधी धर्म सुधार आंदोलन से था। इसने, ज्यूलिंगी ने, इसने भी 67
अगर बात 67 की आती है तो 67 शोध पोस्ट किए थे किसने, जीवलिंगी ने। 95 मार्टिन लूथर ने। केल्विन, इन दोनों का जो संबंध है स्विट्जरलैंड से था, इन दोनों का जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड से था, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जब हम पढ़ते हैं तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है कि भाई इन्होंने स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया था जीवलिंगी ने। बाद में इस विचारधारा को केल्विन ने आगे बढ़ाया, जिसको केल्विनवाद विचारधारा कहा जाता है। एरास्मस का संबंध भी किससे है, धर्म सुधार आंदोलन से है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है मार्टिन लूथर। ये वेटेनबर्ग में एक प्रोफेसर थे मार्टिन लूथर। आगे चलते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही ढंग से मेल नहीं, देखो नहीं तो भाई थोक में मिला हुआ है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, कौन से लेखक और कौन सी रचना उनको मैच नहीं करती। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, भाई बिलग्रामी की तो हकीक ए हिंदी राइट है, ठीक है। बिलग्राम की यही के आप बुक को भी याद कर सकते हो, आपको ये 3-4 बुक्स भी यहाँ याद हो जाएंगी और क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा क्या रखा है। कहाँ से लिए गए, सारे क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से लिए गए हैं। हर अलग अलग राइटर है, अलग अलग, जब पूरी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आएगी आपको। जिया नक्काशी तूतीनामा राइट है। अमीर खुसरो खलिक बारी राइट है। हुसैन शाह, ये हुसैन शाह मन कुतूहल इसकी नहीं है, ये किसकी है, ये मान सिंह की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हुसैन शाह। हुसैन शाह मेल नहीं खाता, मन कुतूहल के साथ खाता है मेल, कौन, मान सिंह। तो राइट बुक है मान सिंह की मन कुतूहल, हुसैन शाह की नहीं है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, जिया नक्शबी, अमीर खुसरो, ये सब राइट है। अमीर खुसरो की ये बुक खलिक बारी राइट है, इसको याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन, भाई कुछ क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, तो समझना आपको, बस क्वेश्चन का लेवल देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग, एक मिनट पर्सन सेंड ए मैसेज टू इल्तुतमिश सीकिंग एन अलायंस अगेंस्ट द मंगोल्स, भाई कौन पर्सन था जिसने इल्तुतमिश के पास मैसेज भेजा गुट बनाने के लिए मंगोल्स के खिलाफ। एक पर्सन, जब हम इस टॉपिक को इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, इल्तुतमिश को पढ़ते हो तो वहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि मंगोलों के खिलाफ गुट बनाने के लिए मैसेज भेजा था, पर इल्तुतमिश ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कहा था कि मैं गुट में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं गुट बना लिया मंगोलों के खिलाफ तो वो खतरा मेरे एरिया पर, मेरे जो राज्य पर या मेरे प्रशासन पर पड़ जाएगा, मैं नहीं गुट बना पाऊंगा। बट आपसे पूछा जा रहा है कि किस पर्सन ने मैसेज भेजा था कि इल्तुतमिश सीकिंग एन अलायंस अगेंस्ट द मंगोल्स, तो वो जलालुद्दीन मकबरूनी ने भेजा था। और ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए हुए हैं, यल्दौज, जलालुद्दीन मकबरूनी, नासिर उद्दीन कुबाचा, बख्तियार खिलजी। एक मिनट, हम लेते हैं ब्लैक पेन, क्योंकि रेड तो इन्होंने लिख रखा भाई। तो राइट आंसर है जलालुद्दीन मकबरूनी। इसका जो झगड़ा हो रखा था वो मंगोल के साथ, मंगोल इसका पीछा कर रहे थे, ये भागकर आ गया था यहाँ पर और इसने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी थी, बट इल्तुतमिश ने मना कर दिया था। तो ये यल्दौज है, नासिरुद्दीन कुबाचा है, ये बख्तियार खिलजी, ये सब तो गोरी के क्या थे, गोरी के गुलाम रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, ये गोरी के गुलाम रहे थे। कुतुबुद्दीन को ये दिल्ली वाला एरिया मिल गया था और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। तो राइट आंसर ये जाता है आपका। आगे चलेंगे, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना हो, पता चला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। मुगल काल के दौरान, जब हम मुगल काल पढ़ते हैं तो बाद में उसको प्रशासन, एंडिंग में उसको प्रशासन के बारे में पढ़ा जाता है कि कौन सा व्यक्ति प्रशासन में क्या है। जैसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, राजस्व विभाग में कौन होता है, लेखाकार कौन होता है। तो जब किसी का भी, चाहे एंशियंट में आप गुप्त काल का प्रशासन पढ़ो या मौर्य काल का प्रशासन पढ़ो, या फिर आप बाद में मुगल काल में दिल्ली सल्तनत में या मुगल पर किसी का भी प्रशासन पढ़ो, हर प्रशासन के पॉइंट्स थोड़े से ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्योंकि हर किसी का जो मैटर अलग होता है, उनके जो विभाग के डिपार्टमेंट के लोग अलग होते हैं, तो वो चीजें ध्यान रखना। और प्रशासन से क्वेश्चन, अगर लेवल क्वेश्चन का हाई है तो सीधा प्रशासन से डालेंगे, राजनीतिक से बहुत कम क्वेश्चन डाले होते हैं, प्रशासन से क्वेश्चन ज्यादा डाले होते हैं। तो देखिए, मुगल के दौरान समाज के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है बस, ठीक है। तबीब, बक्काल, कुलकर्णी, इराजदार।
अब आपको कुछ तो पता होंगे पॉइंट्स, देखो एक दो तो हमें पता होता है जब हमने पढ़ा होता है, कुछ पॉइंट्स हमें नहीं पता होते, ठीक है। तो आपको क्या पता है, तबीब, तबीब का मतलब आप कैसे याद करोगे, तबीब मतलब तबीयत खराब हो जाना, याद कर लेना अभी के अभी। तबीयत खराब हो जाती है तो आप चिकित्सक के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, चिकित्सक के पास, सीधा ये वाला आपका मिल जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट है बक्काल, बक्काल मतलब अन्न धन व्यापारी, अन्न धन व्यापारी, कुलकर्णी और इजारदार। अब इसमें आप ऑप्शन ढूंढ लेना नीचे जाके कि तबीब, और आपको तबीब से पता चल जाएगा, पहले तो फर्स्ट ऑप्शन ढूंढो आप, एक मिनट इसको थोड़ा सा जो, देखिए ए का थर्ड है, यहाँ पे ए का थर्ड दो जगह है, ठीक है, तो आपको थोड़ा आगे और जाना पड़ेगा। उसके बाद बक्काल, बक्काल से याद करना कि बच्चों के लिए, बक्कालों के लिए क्या, बालकों के लिए, ऐसे याद करना, अन्य धन की जरूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर 4। बी का 4 कहाँ पर है, बी का 4 आपको पता है 2 है, फिर आपको एक ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन किसी और में नहीं तो आप राइट नहीं कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ दो ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे, फिर आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। कुलकर्णी, कुलकर्णी का जो राइट आंसर है वो है लेखाकार, कुलकर्णी, कुल है जो ग्राम होते हैं, ग्राम, कुल, कुल का करनी, करता धरता, करनी का मतलब होता है करने धरने वाला, काम करने वाला, तो ग्राम लेखाकार, ठीक है। तो कुलकर्णी ग्राम लेखाकार, बचा कौन, इजारदार, एक तरह से राजस्व टैक्स से रिलेटेड काम है, पर इसकी जो फॉर्म है अलग डाल रखी है कंफ्यूज करने के लिए। सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान, इजारदार होता है टैक्स वगैरह का काम करने वाला, ठीक है। तो तबीब, बक्काल, कुलकर्णी, इजारदार, ये सब आपस में मिलने के बाद ऑप्शन आपका ए जाएगा। तो तबीब से तबीयत याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कभी भी आप क्वेश्चन देखने को मिलो नेट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो आपको ये वाले पॉइंट्स बहुत देखने को मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री एस्टेट में भी मिलते हैं, पीजीटी यूपी में भी मिलते हैं, पीजीटी का एग्जाम है तो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, मिलान करने वाले ही आते हैं मोस्टली। तबीब, बक्काल, कुलकर्णी, तबीब है ये आपका डॉक्टर, बक्काल है ये आपका अनधन व्यापारी, कुलकर्णी है आपका ग्राम लेखाकार, और ये आपका राजस्व के किसी मद का किसान, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है, रविकृति, उमापति धारा, वत्स भट्टी, हरिसेन, रविकृति, उमापति धारा, वत्स भट्टी, हरिसेन। तो ये तो इसमें ऑप्शन है, बट आपको भी पता है कि जो समुद्रगुप्त है उसकी इलाहाबाद में प्रशस्ति की रचना मिली है, इलाहाबाद में उसकी काफी मिला है, उसके बारे में लिखा हुआ, कुछ रियलिटी, कुछ बढ़ा चढ़ाकर चीजों को लिखा गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में किसने लिखा है, हरिसेन ने, हरिसेन ने चंपू शैली में इसके बारे में लिखा हुआ है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य प्लस पद दोनों में, कई बार पूछा जाता है चंपू शैली कौन सी होती है, चंपू शैली होती है गद्य प्लस पद, गद्य पद का मतलब होता है गद्यांश में भी लिखा होता है, स्टेटमेंट भी डाली हुई है और एक कविता की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, पहले उसको गाकर लिखा गया है, आगे ट्यूनिंग की मतलब ट्यूनिंग देके इसमें लय ताल देके, उसके बाद उसकी फिर डेफिनेशन लिखी गई है, भी हम ये कहना चाह रहे हैं। तो गद्य और पद दोनों शैली में इलाहाबाद प्रशस्ति में इसकी रचना की गई है, काफी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसने साउथ के इतने के उत्तर साउथ के इतने राजाओं को हराया, उत्तर के इतने राजाओं को हराया, किसने इसके सामने नतमस्तक किया, ये किया, वो सारी चीजें हरिसेन ने इसके बारे में लिखी हुई है, ठीक है। रविकीर्ति ये कौन था, पुलकेशियन द्वितीय का कवि था, इसने भी इसके बारे में, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया लेख, प्रशस्ति कहीं भी लिखने को मिले तो प्रशंसा में लिखा गया लेख को प्रशस्ति कहते हैं। सभी के दरबार में कोई ना कोई कवि था, कोई ना कोई राजकवि था, वो अपने राजा महाराजा के बारे में चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, उसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो पूछा जाए समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने लिखा, कहाँ पे लिखा, कहाँ पे है, ये इलाहाबाद में है, और कौन सी शैली है, चंपू शैली है। चंपू शैली कौन सी होती है, गद्य और पद में लिखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नानकिंग संधि 1842 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए एक ही बात पूछे जा रहा है, नहीं है, ठीक है भाई, नहीं देख लेते हैं। अब इतनी बातों में कौन सी सत्य नहीं है वो आपको देखनी है।
नानकिंग संधि कब होती है? नानकिंग संधि होती है 1842 में। प्रथम अफीम युद्ध होता है, प्रथम अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध किस किस के बीच होता है? यूनाइटेड किंगडम प्लस चीन के बीच होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, युद्ध चलेगा 1839 से 1842 तक, ठीक है। 39 से 42 टाइमिंग चलेगा। 42 में फिर आपको पता है संधि से ही शांत होती है कोई चीजें, और वो संधि होती है नानकिंग संधि, उसको बोला जाता है। इसमें क्या होगा, ब्रिटेन को जब्त अफीम चेस्ट के लिए क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा मिला। ब्रिटेन से जो जब्त की गई थी, अफीम छीन ली गई थी, उसकी भरपाई के लिए इसको पैसा दिया गया था, ये राइट है। जब आप अफीम युद्ध पढ़ोगे तो अफीम युद्ध में ही ये सारी चीजें आ जाएंगी। चीन ब्रिटेन का सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो गया। चीन ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन की बात चल रही है, ठीक है। ब्रिटेन को, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था ना ये युद्ध, तो चीन को कहा ब्रिटेन ने आई एम बेस्ट, आपको मानना पड़ेगा। तो बोले ठीक है मान लेते हैं, इन्होंने मान लिया। उसके बाद विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने का अधिकार दे दिया गया। ऐसा क्या ब्रिटेन अलाउड कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटेन क्यों चाहेगा कि विदेशी चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करे, मैं ही करूंगा बस, ठीक है। तो ये रोंग है। चीनी सरकार ने हांगकांग के द्वीपों को अंग्रेजी के हवाले कर दिया। चीनी सरकार ने हांगकांग का जो द्वीप था वो अंग्रेजों के हवाले कर दिया था प्रथम अफीम युद्ध में, ये भी बिल्कुल राइट है। तो जो रॉन्ग आंसर है वो रहेगा विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये आपका फर्स्ट अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध था जो चीन और ब्रिटेन के बीच होता है और नानकिंग संधि से शांत होता है। जो युद्ध होगा वो 1839 से 1842 तक चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य युग्म मराठों और अंग्रेजों के बीच संधि सम्मेलन या फिर सही ढंग से मेल नहीं खाता? अब आपको पता है आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, तो बहुत सारे युद्ध होते हैं। अब मराठा और अंग्रेजों के भी युद्ध चलते हैं, उनके बीच बहुत सारी संधियां होती है और लास्ट में आपको पता सब कुछ मराठों का तहस नहस कर दिया जाता है। तो ये सारी संधियां जो पूछी गई है, आपको इस टॉपिक को मराठा को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मराठा टॉपिक को लोगे आप, एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि कब मराठों का उदय हुआ, कब पेशवाओं का उदय हुआ, पहले मराठा कौन आया। जब शिवाजी के बारे में पढ़ोगे उसकी पूरा डिटेल में पढ़ोगे, उसकी पहली कौन सी संधि, पहला कौन सा युद्ध, किस पर अटैक, कौन सा किला, सारी चीजें आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़नी होती है। तो सालबाई की संधि होती है वो 1782 में होगी। सालबाई की संधि प्रथम मराठा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है तब स्टार्ट होगी। 1775 में ये युद्ध शुरू होगा, 1775 से 1782 तक ये वाला युद्ध होता है, ठीक है। इसमें लास्ट में एक संधि होगी जिसको सालबाई की संधि कहते हैं। तो पूछा जाए प्रथम मराठा आंग्ल या प्रथम मराठा अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध में कौन सी संधि के बाद शांति मिलती है, कौन सी संधि से युद्ध शांत होता है, तो सालबाई की संधि होती है। उसके बाद सूरत की संधि, सूरत की संधि 1785 में नहीं होती है, तो ये नहीं पूछा ना आपसे, नहीं वाला ऑप्शन है, ठीक है, नहीं 1785 में नहीं 1775 में होती है। वाड़गांव का जो सम्मेलन है वो 1779 में, ये प्रथम मराठा युद्ध चला होता है उसी के बीच, क्योंकि जो 1775 में होती है प्लस सॉरी क्या पूछ रहे हैं, हाँ युद्ध स्टार्ट होता है 1775 से 1782 तक, उसी के बीच में एक संधि हो जाती है जिसको बोलते हैं वाड़गांव की संधि। तो कौन सी संधि है जो प्रथम मराठा युद्ध के बीच में ही हो जाती है, तो वो कौन सी संधि है, वाड़गांव की संधि। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बीच में ही या प्रथम आंग्ल युद्ध के बीच में ही कौन सी संधि हो जाती है या आंग्ल मराठा के युद्ध में, तो वो है आपकी वाड़गांव की संधि। सालबाई की संधि कब होती है, 1742 में। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ और अंग्रेजों के बीच होगी, रघुनाथ और अंग्रेजों के बीच ये वाली संधि पूछी जाए कब होती है, 1700, अभी मैंने लिखा हुआ भी है 1775। सूरत की संधि रघुनाथ रघोबा प्लस अंग्रेजों के बीच, ठीक है। उसके बाद बेसिन की संधि
बेजिन की संधि 1802 पेशवा प्लस अंग्रेजों के बीच होती है और यहाँ पर अंग्रेजों की पहल होती है मराठा गुट को तोड़ने की, और धीरे धीरे करके सभी के साथ संधि करके उस पूरे गुट को तोड़ देता है। तो मराठा और पेशवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद रखना है। सालबाई की संधि 1782 में प्रथम मराठा युद्ध होता है, उसके समाप्त होने के बाद जो संधि होती है वो सालबाई की संधि होती है। सूरत की संधि 1785 में रघुनाथ राघवा के बीच होती है। उसके बाद वाड़गांव का सम्मेलन है, ये संधि नहीं है, ये सम्मेलन युद्ध के बीच में ही होता है 1779 में। बेसिन की जो संधि होती है बाजीराव द्वितीय के साथ होती है 1802, पेशवा बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेजों के बीच होगी, और ये पहला कदम था कि गुट को वो धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर रहे थे। तो ये मराठा वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following concepts hold that reality is very complex and has multiple aspects? क्या कह रहा है भाई ये? फॉलोइंग कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट जो रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मतलब रियलिटी सच्चाई वास्तविकता को एक्सेप्ट करना, कौन सा समाज या कौन सा संप्रदाय या कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कंसेप्ट है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। रियलिटी मतलब जटिलता को स्वीकार करना। किस धर्म में ये बात कही गई है, जो भी सच्चाई है, मतलब सच्चाई मीन्स इनका कहना था जैन धर्म वालों का कि हर चीज के अंदर आत्मा है, हर चीज के अंदर आत्मा है, चाहे पत्थर है, कुछ भी है, दिस चेयर है, कुछ भी टेबल, सबके अंदर क्या है, आत्मा है, ऐसा इनका मानना था। पत्थर आप ध्यान से चलो, नंगे पैर चलो, किसी को कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ दुख नहीं होना चाहिए। तो ये किसका मानना था, जैन धर्म वालों का। तो इस रियलिटी को मतलब स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये कौन सा कंसेप्ट बताता है इस रियलिटी को, तो वो था अनेकांतवाद। मतलब अनेकांत का मतलब होता है, अनेकांतवाद का मतलब होता है सभी के अंदर आत्मा है, और ये अनेकांतवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जैन धर्म के लिए। जब हम जैन धर्म को पढ़ते हैं और उसके कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसके कंसेप्ट में ये वाला अनेकांतवाद भी सिद्धांत आता है। ठीक है, क्या आत्मा है, ब्राह्मण है, सूर्यता, ये सब नहीं है इसमें, सीधा अनेकांतवाद याद रखना। और ये क्वेश्चन बस यहीं पर आप रट्टा मार लीजिए, अगर कहीं भी आत्मा की बात कह रहे हैं या अनेकांतवाद की बात कह रहे हैं तो ये जैन धर्म से बिलोंग करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अनेकांतवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से। अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, सभी के अंदर आत्मा है। सभी के अंदर आत्मा क्या है, एक वास्तविकता है, रियलिटी है, जिसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो चीजें याद रखनी है आपको। Who among the following was the founder of पूना सत्याशोधक समाज? तो बहुत ही इजी है, बार बार पढ़ते हैं। पूना मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत से ये पॉइंट है जहां समाज सुधारक आते हैं, सारे समाज सुधारक पढ़ते हैं हम सारे, जिसमें आपकी स्टार्टिंग में ही ज्योतिबा फुले भी आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, राजा राम मोहन राय आते हैं। पूरा जब वो आपका टॉपिक चलता है तो उसमें आप पढ़ते हो कि सत्याशोधक समाज की स्थापना या फाउंडर उसका कौन रहा है, तो ज्योतिबा फुले। तो ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है क्वेश्चन, और जहाँ पे आपके सारे समाज सुधारक अलग से एक टॉपिक है, उस टॉपिक से लिया गया है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन है और राइट आंसर है हमारा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची में नहीं आता, मतलब 16 महाजनपदों की सूची को रिप्रेजेंट नहीं करता। 16 महाजनपद एक टॉपिक है, उत्तर वैदिक काल के बाद आपके जब स्टार्ट होते हैं 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद में से मगध उभर कर सामने आया, बट उससे पहले 16 महाजनपद भी हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें क्या क्या था आपके बहुत सारे, मतलब उनकी जो कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ऐसा होता ही नहीं इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन नहीं आते। 16 जो महाजनपद हैं इनके सभी के हमें नाम और राजधानियां बहुत ही अच्छे से याद करनी होती है। सबसे पहले तो इनकी राजधानियां हमें मिलान करने में पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर मिलान करने में नहीं पूछी जाती तो इनके जो संस्थापक है, राजा कौन थे या युद्ध वो जो भी हुए थे, वो इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये महाजनपद की बात है भाई। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से ग्रंथ है जो इसके बारे में नहीं पता था कि 16 महाजनपद भी कुछ थे। तो दृग निकाय या दिग निकाय इनके बारे में नहीं बताता। अंगुत्तर निकाय या अंगुत्ता निकाय या महावस्तु भगवती सूत्र ये इसके बारे में बताते हैं। अंगुत्तर निकाय
और महावस्तु, इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। और ये जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है। तो ये चीजें भी याद रखनी है कि अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और ये आपका महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है। ज्यादातर आपने क्या पढ़ा होगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में 16 महाजनपद का जिक्र है। बट महावस्तु के अंदर भी जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। हालांकि सबकी डेफिनेशन अलग है, इन्होंने अपने तरीके से बताया, उन्होंने अपने तरीके से, बट कुल मिला के गोल गोल घूम के यही बात होती है कि 16 महाजनपद का जिक्र इनमें दिया गया है। ओके, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई ये कहाँ से टॉपिक उठाया गया है, ये आपके जब बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हो और जैन ग्रंथ पढ़ते हो तो इनके ग्रंथों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ग्रंथों में बताया गया कि जो अंगुत्तर निकाय क्या है, देखिए अंगुत्तर जो निकाय है, आपको पता है सूत पिटक, विनय पिटक, ये सब आप पढ़ते हो, सूत पिटक, विनय पिटक, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो ना। तो उसमें सूत पिटक में आगे पार्ट डिवाइड किए हुए, सूत पिटक में आगे पार्ट डिवाइड किए हुए, जैसे एक अंगुत्तर या अंगुत्तर निकाय इसको लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक, और इसमें त्रिपिटक में सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सीधे हम ये पढ़ते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना होता है आपको, कि जो सूत पिटक है ना इसके आगे पार्ट डिवाइड किए गए हैं इसमें, जिसमें क्या है, दृग निकाय है, मंजिम निकाय है, संयुक्त निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, उसका ये पार्ट है भाई। अभी तक ये पढ़ते आए भाई अंगुत्तर निकाय क्या होता है, अंगुत्तर निकाय क्या होता है। तो ये दीर्घ निकाय जिसमें महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े उपदेशों के बारे में कहा गया है, मंजिम निकाय छोटे उपदेशों के बारे में कहा गया है। ठीक है, आपका अंगुत्तर निकाय ये वाला है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जिसमें महाजनपद के बारे में नहीं बताया गया है, तो वो दीर्घ निकाय है, क्योंकि दीर्घ निकाय में तो महात्मा बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में बताए गए हैं। यहां तक हो गया। तो ये आपका दीर्घ निकाय किसका पार्ट था, सूत पिटक का। ठीक है, तो सूत पिटक का ये पार्ट है। भगवती सूत्र ये जैन धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट ट्रू। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है या हड़प्पन लिपि है इसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। अब ये नोट को पकड़ लीजिए, नोट नहीं आपका पीछा छोड़ने वाला, इसलिए इसको ध्यान रखना। द लॉन्गेस्ट स्पीकिंग ऑफ राइटिंग हैज 30 साइन, चिन्ह मतलब चिन्ह। क्या इसका जो सबसे बड़े वाला नमूना है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो सबसे बड़ा नमूना है, क्या उसके अंदर 30 चिन्ह है? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 60 to 65 चिन्ह माने जाते हैं, और अगर अक्षर पूछे जाए तो 400 के आसपास अक्षर माने जाते हैं। तो ये राइट मतलब ये रॉन्ग है, हड़प्पन लिपि का ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज लोगोसिलेबिक दैट इज ईच सिंबल स्टूड फॉर वर्ड ऑफ सिलेबल। मतलब क्या है इसका, ये कह रहा है कि हर जो वर्ड है वो किसी ना किसी को, हर जो नमूना है जो बना हुआ है, हर जो चिन्ह बना हुआ है वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल करता है भाई, अगर मछली बना रखी तो मछली को रिप्रेजेंट करती है, कोई हल बना रखा तो वो हल को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई ना कोई चिन्ह किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस अवेलेबल ऑफ दिस स्क्रिप्ट बीइंग राइटिंग बाय लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल है, आपको पता है कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ये लिपि चलती है ऐसे करके। ठीक है, ये वाली लिपि चलती है ना, यहाँ से अगर लिखना शुरू किया है यहाँ से, तो ये यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे ये रुकते नहीं कि वापस उधर जाए, यहाँ से फिर स्टार्ट कर देते हैं लिखना, यहाँ से फिर स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि राइट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये वाली लिपि इनकी है, तो बिल्कुल है। लेफ्ट टू राइट है, ये दोनों राइट आंसर है। उसके बाद कोई ना कोई जो सिंबल्स है वो दूसरे सिंबल को रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी चीज को, बिल्कुल है। क्या इनकी जो सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ी जो प्लेट होती है जिस पर लिखा हुआ इन्होंने स्लेट होती है, क्या उसमें 30 साइन है? नहीं, इसमें 60 to 65 साइन बताए गए हैं, तो ये वाला नॉट ट्रू है। ओके। हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन लिपि के बारे में पूछा गया, जो आज तक भी कंप्लीटली हमसे पढ़ी नहीं गई है। थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ है पर वो कंप्लीटली नहीं पढ़ी गई है, उसकी जो भाषा वो समझ नहीं आ रही है, उस पर अभी भी काम चल रहे हैं पर वो अच्छे से समझ नहीं आ रही है। तो उसी के बारे में जितना समझ में आया उतना हमें बताया गया है, और जितना हमें बताया गया उतना इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया ये उसमें से रॉन्ग है। तो ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। हड़प्पन में से काफी क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। महाजनपद का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? अब मैप से क्वेश्चन पूछा गया है। मैप आपको दिया जाए या मैप से ही आपको पता हो तो मैप से ही आप क्वेश्चन को बता सकते हो अच्छे से कि जो क्रम क्या है। अब पूरा मैप है आपके पास, मान लें, ठीक है, मैप जैसे तो साउथ वाला ही एरिया है और यही इस एरिया में मतलब ये पूरी फॉर्म दिखाई गई है, बट क्वेश्चन को पूर्व से पश्चिम दिया है, पूर्व से पश्चिम पूछा गया है। हालांकि ये पूर्व से पश्चिम नहीं है स्टेटमेंट, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि आपको पता है अंग तो यहाँ पे है, ठीक है, अंग तो बिहार की तरफ यहाँ पे है, तो बट ये तो पूर्व पूर्व की तरफ है ना, बट पूर्व तो यहाँ पे आ गया। इन्होंने पूछा पूर्व से पश्चिम, पर ऐड नहीं, इसमें सिर्फ यही स्टेटमेंट राइट है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अवंती यहाँ पे है, चेदी है, वत्स है, अंग है। तो ये जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं उनको मैप से जाके चेक कीजिए कौन सा महाजनपद कहाँ है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा किसके पास है, कौन सा किसका पड़ोसी था, कौन सा बीच में था, कौन सा किसके उत्तर में था, कौन सा दक्षिण में था। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको करा दूंगी। 16 महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्पेशली मैं आपको करा दूंगी 16 महाजनपद अच्छे से एक क्लासेस में। तो ये टॉपिक आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बट ये है कि अभी आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी पढ़ना हो तो एक मैप में लिखा होगा या किसी भी बुक में जाइए, 16 महाजनपद का जहाँ टॉपिक होगा मैप से सारे आपको डिफाइन किए हुए हैं। तो कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में, कौन सा पूर्व में, पश्चिम में, कौन सी जगह कहाँ पर है वो आपको देखनी है। तो ये भी आपको क्वेश्चन महाजनपद से ही पूछा गया है, तो इसलिए महाजनपद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई अगर आपको सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ना है और आपकी एनवीएस की तैयारी करनी है तो अचीवर्स ऐप पर पीजीटी एनवीएस का जो कोर्स है वो अवेल है। सारी जो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, साउथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आप चाहे तो उसमें ले सकते हो। रही बात प्रैक्टिस की, जो आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने एक स्पेशल अलग से चैनल बना रखा है, यूनिक स्टडी विद सीमा मैम के साथ। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सीरीज करा रखी है, 14 से 15 सीरीज हो चुकी है टॉपिक वाइज। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली वहाँ जो क्लासेस होती है 14-15 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट टॉपिक से और अभी हम आ चुके हैं मौर्य काल पे। तो वहाँ से ओनली प्रैक्टिस है और पेड कोर्स है, कोर्स चाहिए आपको वो अचीवर्स ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, तो देख सकते हो आप एक सिस्टमेटिक फॉर्म में है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कन्फर्ड। अच्छा ये क्या है भाई, ये जो रोमन एम्पायर है ना, रोमन एम्पायर, इसकी दो क्या थी, ये संस्था थी, ट्रिब्यूशियन और प्रोकॉन्सुलर। ट्रिब्यूशियन और प्रोकॉन्सुलर ये दो संस्था थी, ठीक है, दो सभा संस्था कैसे भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो रोमन एम्पायर को, ये दो शक्तियां थी एक तरह से, ये दो क्या थी, सभा नहीं थी, शक्तियां थी, पावर थी। ये दो पावर है, ये शक्तियां हैं रोमन एम्पायर को, रोमन साम्राज्य को, इनमें से किसने दी थी। तो ये टॉपिक कौन सा है, आप इसको 11th की एनसीईआरटी में रोम साम्राज्य में पढ़ोगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हो, अलग से पढ़ते हो, तो रोम एम्पायर अलग से टॉपिक है, रोमन साम्राज्य है, 3 महाद्वीपों से घिरा रोम, तो वो वाला टॉपिक है और ये सारी सिस्टमेटिक फॉर्म में उसमें मिलती हैं। तो आपको देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस
जो आपको लग रहे होंगे थोड़े टिपिकल, पर पढ़ोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। हमें अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, समझ आ जाती है। कोमिटा क्यूरिया, कोमिटा सेनेटोरिया, ये क्या है? काउंसलिंग प्लेबियस या प्लेबियन लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद सीनेट। तो मेनली हमें किस पर जाना है? सीनेट पर। तो ये सीनेट ने इन दो शक्तियों को रोमन एम्पायर को दिया हुआ है। तो ये रोमन टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। ये सारी की सारी संस्थाएं ये वाली है और इन्होंने ये दोनों पावर रोमन एम्पायर को दी हुई थी। तो पूछ रहे हैं कि दोनों जो पावर है रोमन एम्पायर को किस संस्था ने दी थी? तो सीनेट ने दी थी। सीनेट हम जैसे लोकसभा, राज्यसभा ये सब जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे इनकी वो है, एक तरह से संस्था है सीनेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दहसाला और 10 years rates वर प्रोक्लेम्ड इन द ईयर। मतलब दहसाला पद्धति, दहसाला क्या होता है? जिसको जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है, टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1579, दोबारा देखिए एक बार, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। दहसाला जो पद्धति है, दहसाला, इसको जब्ती प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसको टोडरमल प्रणाली भी कहते हैं। ये जो स्टार्ट हुई थी, ये कब हुई थी? 1579। किसके काल में? अकबर के काल में। किसने स्टार्ट की थी? टोडरमल ने। क्या है भाई ये? टोडरमल ने अकबर के समय में ये कृषि से रिलेटेड प्रणाली है स्टार्ट की थी, दहसाला। मतलब पिछले 10 वर्षों का जो भी फसल, जितनी भी फसल होती है, उनका औसत निकाल कर 1/3 मतलब तिहाई टैक्स लगा दिया जाता, उसको दहसाला पद्धति कहा जाता है। तो ये स्टार्ट किसने की? टोडरमल ने अकबर के समय में की, जिसको जब्ती प्रणाली, टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने कहा है ये जो प्रणाली है ये शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट कर दी थी, उसके काल में आ गई थी, पर इसको सिस्टमैटिक फॉर्म में नियमित तरीके से जो लगाया गया था वो किसने लगाया था? वो आपके अकबर के काल में टोडरमल ने लगाया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दहसाला बोल सकते हैं या 10 ईयर्स रेट बोल सकते हैं, 10 ईयर दर, मतलब 10 साल की दर बोल सकते हैं, दहसाला बोल सकते हैं, जब्ती है, टोडरमल है, कुछ भी है। तो ये जो टाइमिंग है 1579, इसका राइट आंसर जाएगा क्या है? 1579। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय मतलब राय पिथोरा जिसको कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान जिसको कहा गया है, और दूसरा कौन है आपका? मुइजुद्दीन महमूद गौरी जिसको कहा गया है। इन दोनों को इसमें से किसने हराया था? तो हम बता देते हैं आपको किसने हराया था। जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, चौहान वंश और इन सब के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा। सोलंकी वंश, चालुक्य वंश, ये सारे उत्तर भारत के वंश, दक्षिण भारत के राजवंश मैंने कराए भी हुए हैं इस पर यूट्यूब क्लासेस पर, वहाँ भी देख लीजिए। जो अजयपाल है ये संस्थापक रहा, उसके बाद मूलराज द्वितीय रहा, उसके बाद भीम इसके पुत्र, अजयपाल का पुत्र मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय के बाद आया भीम द्वितीय। कुमारपाल भी इसी वंश का था, पर ये बाद में अलग से है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि इनमें से किसने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था? तो ये दोनों को हराया था भीम द्वितीय ने, ठीक है, भीम द्वितीय ने। जब आप उत्तर भारत के राजवंश पढ़ते हैं अलग से, और ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसने हमने अच्छे से इस चीज़ को कवर किया हुआ है, तो एक एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं तो चीज़ें याद हो जाती है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगता है। तो ये जो राइट आंसर आएगा इसका भीम द्वितीय। तो हम सोचेंगे कि पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया किसी ने, या फिर मुइजुद्दीन गौरी को भी किसी ने हराया था? बिल्कुल हराया था भाई, भीम द्वितीय ने इन दोनों को हरा दिया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको टफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। पढ़े होगे तो इजी लगेगा, अगर नहीं पढ़े होगे, आधा पढ़े होगे तो ऐसा लग रहा होगा आता है, हाँ मुझे आता है, बट ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, वो चीज़ें मन में चल रही होगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, और तभी हम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है।
वरना एक एक पॉइंट सारा पढ़ा हुआ होता, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने तैयारी की हुई अच्छे से, ओके, उनको लिए नहीं कह रही जिन्होंने कभी बुक ही नहीं उठाई। बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? देखो तो सही क्वेश्चन को कैसे पूछा, देखो देखो। बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और उनके जो पहलुओं को किसको आश्रित उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है? अब देखो, एक सबकी कंसेप्ट है, जैन धर्म बौद्ध धर्म ने अपने अलग अलग विचारधारा, अपने अलग अलग बातें, अपना अलग अलग ज्ञान दिए हुए हैं। तो उसमें से इसके ये 4 ज्ञान हैं महात्मा बुद्ध जी के। जो पंचशील है सभी को पता है, पंचशील सिद्धांत मेनली तो हम पढ़ते हैं जैन धर्म में, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उनकी फिक्स है 5। बट इसमें जो पंचशील है उसमें भी ये सत्य बोलना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, इसके पंचशील सिद्धांत ये हैं बुद्ध के। उसके बाद देखो स्टेटमेंट कैसे दी हुई है, आर्य सत्यानि। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आर्य सत्यानि क्या होती है? आर्य सत्य, आर्य सत्य का कंसेप्ट किसने दिया हुआ है? महात्मा बुद्ध जी ने। या कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। आर्य सत्य क्या होते हैं? 4 आर्य सत्य होते हैं। जब टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले यही स्टार्टिंग होती है कि 4 आर्य सत्य होते हैं। क्या भाई? दुनिया में दुख है, बिल्कुल है। फर्स्ट आर्य सत्य है, दुख है। 1 मिनट, चार आर्य सत्य, किसका संबंध? इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। दुख है, सभी की लाइफ में दुख है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है। अब सब अपने दुख अभी अभी माइंड में आ चुके होंगे, मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ। कोई दूसरों से दुखी है, कोई खुद से दुखी है। दुख है, दुखों का कारण तृष्णाएं या इच्छा बोल सकते हैं, डिजायर बोल सकते हैं। दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, दुखों से मुक्ति पा सकते हो बिल्कुल। क्या मार्ग है दुखों से मुक्ति पाने का? आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। 4 मतलब 8 बातें बताई हुई है महात्मा बुद्ध जी ने। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, वो सारे 8 बताए हुए हैं। तो कहते हैं कि दुख है, दुखों का कारण इच्छाएं हैं, दुखों से मुक्ति पाई जा सके तो 4 आर्य सत्य किसमें है? बौद्ध धर्म में। कि आपके पास डिजायर नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होंगी तो आपको दुख नहीं होंगे, और वो डिजायर, आपकी इच्छाएं मारी कैसे जाए? तो वो आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाओगे, तब आपकी आप सारी डिजायर, आपकी इच्छाएं, ना आपको नई गाड़ी लेनी, ना आपको जॉब चाहिए, ना आपको नई ज्वेलरी चाहिए, सब आपकी खत्म हो जाएगी जब आपको ये अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा जाएगा और आप इन पर फॉलो करोगे। तो ये चीजें बताई है महात्मा बुद्ध ने। तो पंचशील इनसे रिलेटेड हो गया, आर्य सत्य से रिलेटेड हो गए। अष्टांग मार्ग क्या होते हैं? अभी मैंने बताया अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाणी होनी चाहिए, अच्छी वाणी, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, आप अच्छा ही देखोगे और पॉजिटिव ही देखोगे, पिछली चीजों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में नहीं देखोगे। संकल्प करोगे अच्छे से, व्यायाम करोगे, समाधि लोगे, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए आपकी, सम्यक मतलब अच्छी, और सम्यक मेमोरी मतलब स्मृति का मतलब होता है आप बुरी चीजों को तो याद ही नहीं रखोगे, अच्छी चीजों को याद रखोगे, बस जो आनंद दे आपको, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद एक बचा पतिच्चा समुत्पाद। अब ये क्या है? पतिच्चा समुत्पाद, ये कह रहा है कोई भी कारण, कोई भी कार्य किसी कारण पर डिपेंड करता है। कथन कारण जैसे पढ़ते हैं ना, कथन कारण, ऐसे महात्मा बुद्ध जी कहते हैं किसी चीज का अगर कोई कारण है, कोई कार्य कर रहा है तो उसका ऊपर कोई कारण है। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो रीजन है आपको, आप पढ़ रहे हो तो रीजन है मैं पढ़ा रही हूँ। तो इनका मतलब है एक दूसरे, कोई चीज एक दूसरे पर आश्रित है। पढ़ना पढ़ाने पर, पढ़ाना पढ़ने पर, कार्य कारण पर, कारण कार्य पर। दुख है तो इच्छा है, इच्छा है तो दुख है। एक दूसरे पर डिपेंड होने वाला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब होता है पतिच्चा समुत्पाद। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा, बातें किसके द्वारा, शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई है? महात्मा बुद्ध के द्वारा। दूसरी बात पूछी जाए कि इस समुत्पाद का संबंध किससे है, मतलब किससे है? अष्टांगिक मार्ग से, पंचशील से, आर्य सत्य से। क्योंकि आर्य सत्य के सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है दुखों का कारण इच्छा है, इच्छा दुख है, एक दूसरे पर डिपेंड है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में
कि उत्पाद का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, ये नियम है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? आर्य सत्य से। आर्य सत्य की कौन सी लाइन से है, कौन से स्टेटमेंट से? सेकंड वाले से, कि दुखों का कारण इच्छा है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया आपसे? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में ये नहीं कि आपने ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया, ये तो आपको पता है कि हाँ ये हमने सब चीजें बौद्ध धर्म से पढ़ी हुई है, पर ये आश्रित वाली उत्पत्ति का नियम आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको इनकी डिटेल पढ़नी होगी, तभी आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जयचंद तो हम बार बार पढ़ते हैं, गढ़वाल वंश के जयचंद, जयचंद गढ़वाल। ओके, तो ये क्वेश्चन लिया हुआ है आपकी साउथ हिस्ट्री, सॉरी उत्तर भारत के वंश से। और जब हम पढ़ते हैं ना उत्तर भारत के राजवंश, उसमें हम गढ़वाल शासक, राजपूत शासक सारे पढ़ते हैं, जिसमें आपके आप चालुक्य है, चौहान वंश, ये आपके तोमर वंश, चंदेल वंश, गढ़वाल वंश सारे पढ़ाए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो उसमें से उत्तर भारत के राजवंश में से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल एक हमने सेपरेट तरीके से पढ़ा हुआ है। एंशियंट पढ़ेंगे, एंशियंट के बाद फिर पूरा उत्तर भारत के राजवंश पढ़े हुए हैं हमने, चाहे उसमें कश्मीर है, कश्मीर के राजवंश पढ़े हमने, उसके बाद सारे जितने भी चौहान, चालुक्य, राजपूत सारे ही शासक हम उसमें पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हम क्यों नहीं करेंगे। ओके, पृथ्वीराज तृतीय समकालीन जयचंद किस वंश का था? जो जयचंद है भाई, ये गढ़वाल वंश का था, और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई थे। कौन थे? मौसेरे भाई। तोमर था, तोमर अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर की कोई अपनी औलाद नहीं थी, और ये इसके ही रिलेटिव भी थे, ठीक है। इनकी बहन के इस ऐसे कुछ बच्चे थे, पता नहीं बेटे के बहन के। तो जो पृथ्वीराज तृतीय था और जो जयचंद था, ठीक है, ये दोनों मौसेरे भाई थे। तोमर अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में तोमर वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो ये पृथ्वीराज तृतीय को गद्दी पर बैठाता है। बट जयचंद गद्दी पे बैठने में इंटरेस्टेड था, तो इनके बीच हमेशा से कटुता होती रहती है, और बाद में आपको पता बहुत सारे विवाद होते हैं, चाहे आप लगा लीजिए संयोगिता को लेके, चाहे इनके आपस में युद्ध लगा लीजिए, चाहे इनका युद्ध होता है महमूद के साथ और ये उसका साथ नहीं देता, तो बहुत सारी आगे इनकी नफरत बढ़ती ही चली जाती है। तो राइट आंसर हमसे पूछा गया गढ़वाल वंश, हम यहीं पर टिक जाते हैं, नहीं तो आज ये 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होंगे अगर हम इतना डीप में पढ़ेंगे तो। एक मिनट भाई, आप स्टेटमेंट पढ़िए फटाफट से। Which of the following members of the Constituent Assembly termed the including the prohibition of alcohol as the directive principles of state and influence with religion right of the most ancient people of country? हमारी जो सभा थी, विधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसमें जो क्या कहा था, अल्कोहल, अल्कोहल नशा या शराब, इससे निषेधित बात, मतलब अल्कोहल से रिलेटेड बात विधान सभा में किसके द्वारा कही गई थी? मतलब कि भाई ये हमारे रिलीजियंस के लिए, पीपल जो हमारे धार्मिक राइट है उसके लिए, एंशियंट प्राचीन लोगों की कंट्री है, प्राचीन भारत की, मतलब कुछ इस तरह का स्टेटमेंट है कि जो शराब निषेध की बात है, असेंबली में डायरेक्टली किसने ये बात कही थी, ठीक है। और इनमें से 4 आपको दिए हुए, महावीर त्यागी है, एवी ठक्कर है, जयपाल सिंह है, एच.जे। तो मेनली जो ये बात कही थी वो आपके जयपाल सिंह ने कही थी, ठीक है। शराब निषेध से रिलेटेड जो भी मैटर आता है तो याद रखना वो जयपाल सिंह ने कहा था। ये हमारी स्टेटमेंट है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट भी पूछी जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑक्टांगल टॉम, मतलब अष्टभुजीय, अष्टभुजीय टॉम पूछ रहा है, तो वो किसका था भाई? टॉम ऑफ इल्तुतमिश, टॉम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टॉम ऑफ मकबल तेलंगानी, टॉम ऑफ बलबन तेलंगानी। अब हमें कहीं भी अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो हम देखेंगे कि ये जो टॉम था ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। तो जब इनके सबके हम टॉम के बारे में, मकबरों के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा किसका अष्टभुजीय, किसका दोहरा, किसका क्या था, किसके बारे में क्या चीज़ें थी।
तो ये राइट आंसर है वो मकबूल तेलंगानी का था, मकबूल तेलंगानी, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से लिए हुए हैं, सबके मकबरे सबके हमें पढ़ने होते हैं। Reference of the which of the following place in Mesopotamia literature might have intended हड़प्पन civilization। ये क्वेश्चन क्या है कि जो मेसोपोटामिया का लिटरेचर्स है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस वर्ड से दर्शाया गया है। ठीक है, समझ आया। अब मैं आपको कहती हूँ कि पानीपत को या किसी हरियाणा को हरियाणा ना कहकर आउट ऑफ कंट्री उनकी बुकों में किसी और वर्ड से मतलब किसी और से डिफाइन किया गया हो, हरियाणा ना लिखकर उनका कोई अपना वर्ड है, अपनी लैंग्वेज है, उससे डिफाइन किया हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दी कि किस वर्ड से उनको डिफाइन किया गया हरियाणा को। ठीक है, तो उनकी कोई ड्रेस दिखा दी जाए कि भाई ये हरियाणा का सिंबल है या कुछ ऐसी चीज़ें। तो उसमें पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया के लिटरेचर में उसको हड़प्पा नहीं कहा गया। ठीक है, हड़प्पा नहीं लिखा गया, हड़प्पा हमने लिखा क्योंकि हड़प्पा साइट मिली है। इन्होंने कौन सा वर्ड दिखाया गया है, तो इन्होंने जो वर्ड दिया है तो है मैसी, मकरान, दिलमुन, मेलुहा। तो मेलुहा वर्ड है, ये जब मेसोपोटामिया पढ़ते हैं तब भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी जाती है तब भी, सारी सिविलाइजेशन है, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, सब टॉपिक पढ़ते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तब भी हम कहते हैं कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो मेलुहा के नाम से जाना जाता था, मेलुहा। ठीक है, मेलुहा ये नाम है हड़प्पा सभ्यता का जो मेसोपोटामियन लिटरेचर में मिला है। नेक्स्ट, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया है। मोती मस्जिद, आगरा, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, बादशाही मस्जिद, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा में पूछी जाए ना तो ये इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोती मस्जिद आगरा में पूछी जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली में पूछी जाए तो इसका निर्माण कराया औरंगजेब ने, औरंगजेब। बीबी का मकबरा सभी को पता है औरंगाबाद औरंगजेब ने कराया, जिसको फुअड मकबरा भी कहते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में, यह भी औरंगजेब के द्वारा ही बनवाई गई थी। तो तीनों औरंगजेब ने, और मोती मस्जिद आगरा में। जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे एंडिंग में पढ़ते हैं सारे मकबरे, सारी मस्जिदें, और पूरी डिटेल में अच्छे से उनको पढ़ना होता है कि दिल्ली में किसने बनवाई, लाहौर में, जैसे मोती मस्जिद को ही ले लीजिए, दिल्ली में अलग मुगल ने बनवाई, लाहौर में अलग ने, या फिर आपका इलाहाबाद में अलग ने, या फिर आपका आगरा में अलग ने, सब ने अलग अलग बनवा रखी है। तो ये कंफ्यूज करते हैं आपको, तो इनको बहुत ही एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ना होता है। तो ये जो मस्जिद है आगरा में, मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई। बादशाही मस्जिद और बीवी का मकबरा तीनों ही औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। जॉन विकिल्फ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था। मतलब ये व्यक्ति है जॉन विकिल्फ, इसकी शिक्षाएं थी, इसके लिए एक और इनमें से पर्सन था जो लगाव कर रहा था कि भाई मैं इसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाऊंगा, तो उस व्यक्ति को ही जला दिया गया था। वो कौन था। अब ये जॉन विकिल्फ कौन है, इस टॉपिक का नाम है धर्म सुधार आंदोलन, जो अभी हमने मार्टिन लूथर को पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन उसी से लिया गया है, ये धर्म सुधार आंदोलन से, कि इसमें जो शिक्षाएं हैं वो जो थे वो आपके 16वीं शताब्दी के आसपास थे। वे तो आपके 16वीं शताब्दी के आसपास जो हमने मार्टिन लूथर पढ़ा है, धर्म सुधार करने के लिए 16वीं शताब्दी में आया था। पर जो चीजें थी वो तो पहले ही आ चुकी थी। तो ये जो लोग हैं ये 14वीं 13वीं शताब्दी में आ चुके थे इसमें सुधार करने के लिए, तो वो बाद में आए थे, तो पहले ये आ चुके थे। तो इनकी जो शिक्षाएं हैं, जो विकिल्फ था इसकी जो शिक्षाएं थी, ये क्या कहता था हमेशा, ये कहता था कि जो पोप है वो भगवान, एक बार समझ लीजिए, यहीं पर लिख देती हूँ। ये कहते हैं जो पोप है, पोप पादरी, चर्च के जो हेड होते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, एक मिनट, प्रतिनिधि नहीं है।
ठीक है, ये मान लेते हैं पोप भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा जॉन हंस ने कि आप बाइबल को खुद पढ़ो, बाइबल है जो उसको खुद पढ़ो, स्वयं पढ़ो, स्वयं पढ़ने के बाद तुम्हें आत्मीयता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, न कि किसी और पर डिपेंड रहो, वो तुम्हें बाइबल की जो डेफिनेशन है वो गलत देते हैं। उन्होंने कहा पोप भगवान पर प्रतिनिधि नहीं है, तो पोप को बताई बात हजम होगी, वो तो खुद कह रहे हैं कि भगवान का रूप है, हमारी बात मानो। और ये कह रहा है कि पोप बाइबल को पढ़वाते थे ना अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि लोगों आम लोगों को उसकी भाषा नहीं आती थी, तो ये जो पढ़ाते थे तो बाइबल की डेफिनेशन अपने तरीके से पढ़ाते थे, जो बाइबल में लिखा था ही नहीं। तो इन्होंने कहा बाइबल को स्वयं पढ़ो और आप उसमें ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। तो पहले तो इसने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, ठीक है, जैसे तैसे करके इसकी मृत्यु हो जाती है, लोग इसको लोग क्या पोप पादरी इसको पसंद नहीं करते थे। इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो बॉडी है उसको फेंक दिया जाता है नाले वगैरह में। अब ये इसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगा तो ये थोड़ी ना बचेगा, इसको जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। जो सवेनारोला है इसका संबंध भी इससे ही है, धार्मिक सुधार आंदोलन से। ये सब धार्मिक सुधार आंदोलन से ही है, इनके बारे में हम जब धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है उसका जॉन हंस को जिंदा जला दिया गया था इसकी शिक्षाओं की आत्मीयता के लिए, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द, मतलब आपके देखो जो क्वेश्चन का लेवल है आपको दिख रहा होगा कैसा है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बट जब टॉपिक को आप एक सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ोगे, टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, अब आपने बौद्ध धर्म को लिया है तो बौद्ध धर्म को ऐसे पढ़ो कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, बिल्कुल इतना अच्छे लेवल से लेके कुछ बुक से, कुछ आपको जो टीचर ने पढ़ाया वो, कुछ क्या जो टीचर तो आपको पता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो पूरा अच्छे से पढ़ाया होगा, उसके बाद जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसको पढ़ा, और बाकी जो भी नया क्वेश्चन जैसे दिखे तो आप तुरंत गूगल से सर्च करो और नोट डाउन कर लो, क्योंकि ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, एडिटिंग होती रहती है, एडिटिंग होती रहती है। ये नहीं है कि हाँ मैं उस सर ने या बुक में इतना लिखा है इसके बारे में तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो गुप्ताज आपकी प्रशासन था, गुप्ताज गवर्नमेंट थी, उसमें कहते हैं कि कुछ वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और कौन सा वर्ड है जो गुप्ता डायनेस्टी में मतलब फॉलो करता है प्रशासन को, चीज़ों को, ठीक है, तो वो था आपका उपारिका। तो ये आपको पढ़ना होता है किसमें, गुप्त डायनेस्टी का जो पढ़ना, गुप्त काल उसकी जो शासन पढ़ते हैं, उसका जो टाइमिंग पढ़ते हैं, उसमें प्रशासन से रिलेटेड, जैसे मुगल काल के प्रशासन के लोग अलग होते हैं, गुप्त काल के प्रशासन के लोग अलग होते हैं, तो इसलिए मौर्य काल के प्रशासन के लोग अलग होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये बनता है कि प्रशासन से क्वेश्चन आना ही आना है, प्रशासन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, और ये उपारिका वर्ड का यूज किस काल में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। तो आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में, हम इसको 2-3-4 पार्टों में 3 पार्टों में कवर कर देंगे, तो ये आप ध्यान से पढ़ो, 25 क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, ओके। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्म में उठाओ, हर पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, जितनी भी नई चीज़ें मिलती हैं, नए पॉइंट्स मिलते हैं, सर्च करो और लिखो। बुक्स में नहीं है तो गूगल्स पे आपको मिल जाएगा, अपने टीचर से इन्फॉर्म करो तो वो सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। पर लास्ट ईयर के जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके, बाय बाय।